हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 9वां लेक्चर है जिसमें हम मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे। चूँकि हम यह महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। NCERT के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चूँकि NCERT के प्रश्न हैं तो ऑब्वियस से बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रश्न देखेंगे, जहां आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। और ये टॉपिक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यह पहला ऐसा साम्राज्य है जो विस्तृत रूप से फैला था। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था जो बृहद स्तर पर स्थापित था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था जो बृहद स्तर पर स्थापित था। इससे पूर्व कहाँ पर स्थापित था? ये मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का शासन था। मगध पर इससे पहले किसने किसने शासन किया? हमने इससे पूर्व लेक्चर में देखा ही था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें हम कौटिल्य भी कहते थे। यह जो घनानंद थे उनको हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किए थे, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। आगे है, सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? किसने सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना था? विलियम जोन्स के द्वारा सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई थी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथों में हुआ है? विशिष्ट रूप से वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य का विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है। उनकी ग्रंथ कौन सी है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से वर्णन किया है। तो कभी भी प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है या ग्रंथ है? विशाख दत्त की। आगे यहाँ पे एक नोट है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात अर्थशास्त्र जो राज्य था उसके शासन सिद्धांतों से संबंधित है, राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित ग्रंथ है, जो कि अर्थशास्त्र है और कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है। आगे देखते हैं। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे है, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। आगे है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल। चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? किस चीज का बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का महल, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था? लकड़ी का बना हुआ था। मौर्य साम्राज्य में मुख्यतः महल लकड़ी के ही, ज्यादातर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। आगे है, सेलुकस निकेटस पूरा नाम है। सेलुकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? अर्थात सेलुकस निकेटस को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था?
और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो सेल्यूकस निकेटस किसके द्वारा पराजित हुआ था? भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब इनके प्रति ये पराजित हुए थे? 305 ईस्वी पूर्व अर्थात बीसी में। तो कभी भी आए कि प्रश्न कब ये हुआ था? 305 ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट में सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटस हार गए थे। सेल्यूकस निकेटस ने, एक बात ये भी याद रखिएगा, सेल्यूकस ने, इनका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर है, लेकिन सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया। इन्होंने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अब आप देखिए, युद्ध लड़ा गया और इन्होंने अपनी पुत्री उनको सौंप दी। सेल्यूकस निकेटस की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया। आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी युद्ध हुआ तो विवाह कैसे हो गया, इसलिए हुआ। और यह संधि की शर्तें के अनुसार इसमें कहा गया कि शादी हुई, फिर ये कहा गया कि काबुल, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, काबुल, कंधार और मकरान का क्षेत्र था, वो चंद्रगुप्त को दे दिया गया दहेज के रूप में। तो शादी करने से एक भी फायदा हुआ, युद्ध तो शांति हो गया, और काबुल, कंधार और मकरान क्षेत्र तथा एक हेरात प्रांत भी था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गया। यहाँ पे एक नोट है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक को उस समय सोफिस्ट कहते थे, दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। देखिए, उस समय इतना महत्वपूर्ण थे दार्शनिक कि सीरिया के शासक ने दार्शनिक को नहीं भेजा, बाकी अन्य वस्तुएं भेज दी। और बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। वो बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे और संस्थापक थे। ये बिंदुसार हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हैं। आगे, कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से कौन से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? वहां से पाटलिपुत्र से कुम्हरार नामक प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वहां का पाटलिपुत्र में एक कुम्हरार नामक प्राचीन नगर भी था। टी फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक कौन थे? यही बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। आगे, सेंड्रोकोट्स किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। जेम्स प्रिंसेप ने बात कही थी कि सेंड्रोकोट्स नाम से जाने गए थे। तो सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, जस्टिन ने। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, मालवा, गुजरात या महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, पहला ऐसा साम्राज्य है जो कि
भारत में सबसे बड़ा स्थापित होता है, जो कि पूरे इतिहास में भी सबसे बड़ा साम्राज्य ही था, मौर्य साम्राज्य, अंग्रेजों को छोड़ के। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम एक बार पढ़ते हैं। गुर्जरा मास्की नेटोरियम उडगोलाम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख है। अशोक नाम से इन्हीं 4 अभिलेखों में उल्लिखित है। आगे है, यहाँ पे मौर्यकालीन जो तीर्थ अधिकारी थे उनके बारे में चर्चा की गई है। क्या बताया गया है? मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। तो कभी भी प्रश्न है, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ। आगे है, अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थ की संख्या 18 थी, अर्थात जो उच्च अधिकारी थे उनकी संख्या 18 थी। तो कौन कौन थे, हम क्रमिक रूप से इसको देखते हैं। पहला है मंत्री, या इसे पुरोहित भी कहते थे। मंत्री कौन होते थे या पुरोहित? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। दूसरा, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था, जो कि एक तीर्थ होता था, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता कौन होता था? सन्निधाता को राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होते थे। समाहर्ता कर संग्राहक होते थे। यह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, अर्थात वित्त मंत्री। समाहर्ता वित्त मंत्री, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, जो कि राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। यह राजस्व का प्रसिद्ध अधिकारी होता था। 5वां है मंत्री परिषदाध्यक्ष, यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, नाम से ही पता चल रहा है। आगे है प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जिसे कमिश्नर कहते थे। आगे है व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश व्यावहारिक कहलाता था। दीवानी न्यायालय का, जैसे दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते, दीवानी में घरेलू मामले, जमीनी विवाद, पैसों का विवाद, ये सब आता है ना, तो वो दीवानी न्यायालय का प्रमुख व्यावहारिक कहलाता था। आगे है 8वां, नायक सेना का संचालक या नगर रक्षक का अध्यक्ष होता था, जो सेना का संचालन करता था या नगर की रक्षा का अध्यक्ष होता था। आगे है सेनापति को क्या दिया गया था? सेना अध्यक्ष होता था, जो कि सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था। ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि सेना का सेनापति। आगे है अंतर्वसिक सम्राट का अंगरक्षक होता था और सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अंतर्वसिक सम्राट का अंगरक्षक होता था और सेना का प्रधान अधिकारी। 11वां, कर्मांतिक कौन होते थे? यह उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक एवं अध्यक्ष होता था, कर्मांतिक। आगे है प्रशास्ता, जो कि 12वां है। प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। यह दस्तावेजों की देखरेख करता था। आगे है दंडपाल, उनको क्या कार्य दिया गया था? यह सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। जैसे सैन्य अधिकारी तो सेनापति होता था, लेकिन जो उनके सामानों का प्रबंधन करता था उसे दंडपाल कहते थे। आगे है दुर्गापाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था, जिसे दुर्गपाल कहते थे। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था। देश अर्थात जितना साम्राज्य था उसके वो भीतर दुर्गों का प्रबंधन करता था। दुर्ग क्या होते थे? जो साम्राज्य के
आसपास के किनारे के क्षेत्र होते थे जहाँ से देश या क्षेत्र की रक्षा की जाती थी। आगे है अंतपाल। ये कई बार प्रश्न पूछा गया। अंतपाल कौन होता था? यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल जहाँ भी दुर्ग बनेंगे, कोई भी महल हो, राजमहल, उनका ये देखभाल करता था। जबकि जो एकदम सीमा क्षेत्र पर थे उनको अंतपाल, अंत से नाम ही पता चला, अंत में पालक करने वाला, पालन करने वाला। पाल मतलब सेवक, अंत का अंत, अंत का सेवक, अंतपाल। आगे है आटविक। आटविक क्या होते थे? आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दौवारिक क्या करते थे? दौवारिक राजमहल का प्रबंधन व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। दौवारिक जो राजमहल की देखरेख करता था, उसका प्रबंधन करता था। नागरक, नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। ये 18 शीर्ष हो गए। शीर्ष का अर्थ हो गया सर्वोच्च अधिकारी मौर्य साम्राज्य में। सर्वोच्च अधिकारी जो कि मौर्य साम्राज्य में शीर्ष कितने थे? 18। तो कभी प्रश्न है कुल कितने थे? 18। आगे है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल करना पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य था, जो कि मौर्य काल के अधिकारी होते थे। आगे है, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर शासन किया था, अर्थात सबसे पहले दक्कन पर साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कहने का अर्थ यही हुआ कि जो हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश थे, इन्होंने नहीं किया था। पहले ऐसे थे जिन्होंने किया, इसके बाद इनके पुत्र आए मौर्य के बिंदुसार, इसके बाद अशोक। आगे है, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था, यह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में भी अधिकार था, अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र, मालवा के क्षेत्रों पर। यह जूनागढ़ के रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ पे एक नोट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति को क्या कहते थे? जैन विधि में जो उपवास पद्धति होती थी उसे संलेखना पद्धति कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में जाकर अपनी संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। आगे है, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता है? मगध साम्राज्य में रज्जुक जो अधिकारी होते थे उन किसे कहा जाता था? वो जो भूमि मापक अधिकारी होते थे उन्हें रज्जुक कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। भूमि मापक अधिकारी को मौर्य साम्राज्य में रज्जुक कहा जाता था। आगे है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम पहचान किस उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? ब्राह्मी लिपि कहीं बनी है तो सबसे पहले किस अक्षर से वो देखी गई है? तो पत्थरों की पट्टियों पर सबसे पहले ब्राह्मी लिपि की पहचान की गई है कि यह लिपि ब्राह्मी लिपि है। आगे है, सम्राट अशोक का शिलालेख क्या है? सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? सीधा पूछा है कि शहबाजगढ़ी कहाँ है, जो कि सम्राट अशोक का वहां से शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो वह स्थान पेशावर है, वर्तमान का पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी स्थान कहाँ है? पेशावर में, पाकिस्तान में। आगे है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जिसमें अशोक ने अपने शिलालेखों में प्रयुक्त किया था, भाषा प्रकृति थी। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। शिलालेखों में
प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। आगे है, लिपियां 4 थीं लेकिन भाषा प्राकृति थी। आगे है, अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, खोजकर्ता, इनकी खोज किसने की और कब की, इसका एक डाटा दिया गया है। जैसे अशोक के शिलालेख और उनके खोजकर्ता और कब या वर्ष। धौली अभिलेख की खोज किट्टो ने की थी 1837 ईस्वी में। भाब्रू शिलालेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें B4 लगा दीजिएगा। भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने 1840 में। भाब्रू कहाँ है, वर्तमान के राजस्थान में। बराबर व नागार्जुन गुफा की खोज हैरिंगटन ने 1785 में की थी। दिल्ली टोपरा के खोजकर्ता कैप्टन पोलियर थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टोपरा से दिल्ली ले आए थे। इनके अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था, तो ये वही अभिलेख है जो कि दिल्ली टोपरा अभिलेख कहलाता है। कैप्टन पोलियर द्वारा सबसे पहले इसको खोजा गया। आगे है दिल्ली मेरठ स्तंभ, जो कि मेरठ से दिल्ली ले जाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मेरठ अभिलेख को वह दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैड्रे टी पैंथेलर द्वारा 1750 ईस्वी में खोजा गया। आगे है मानसेहरा, वेरी इंपॉर्टेंट, मानसेहरा कैप्टन ले के द्वारा 1889 ईस्वी में खोजा गया। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है रुम्मिनदेई अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण है। फिहरर द्वारा 1896 ईस्वी में। रुम्मिनदेई कहाँ है, वर्तमान के नेपाल में। आगे है जौनगढ़ अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख की खोज वाल्टर इलियट के द्वारा 1850 में की गई, बहुत महत्वपूर्ण। जौगढ़ अभिलेख की खोज वाल्टर इलियट द्वारा 1850 में की गई। गिरनार शिलालेख वर्तमान के गुजरात में है। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा 1822 ईस्वी में की गई थी। गिरनार शिलालेख की खोज कब, कर्नल टाड के द्वारा 1822 ईस्वी में की गई। आगे है शहबाज गढ़ी की खोजकर्ता एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, जो कि 1836 ईस्वी में खोजे थे। शहबाज गढ़ी कहाँ है, हम देखे थे ना, पाकिस्तान में है। आगे है इलाहाबाद का स्तंभ लेख, इलाहाबाद में है। इसकी खोज TS बर्ट ने 1834 ईस्वी में की है। मास्की अभिलेख बीडन के द्वारा 1915 ईस्वी में की गई। मास्की कर्नाटक में है। निगाल सागर अभिलेख, इसकी खोज फिहरर ने 1895 ईस्वी में की है। रामपुरवा अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है, करलाइल के द्वारा 1872 ईस्वी में खोजा गया। और एकमात्र अंतिम सारनाथ स्तंभ, इसकी खोज RL स्टाइन के द्वारा 1905 ईस्वी में खोजी गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है सारनाथ स्तंभ। यहाँ पे एक नोट है, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। तो व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था, जो कि संभू और समुत्थान थे। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे है अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है कि वो बहुत सर्वधर्म समभाव थे, सहिष्णुता थे। यह हमें देवानाम पियदसी, इसका अर्थ होता है देवों का प्यारा, उपनाम से जाना जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया था लेकिन हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इस नाम से पता चलता है। देवानाम पियदसी किसका नाम था, अशोक का, सम्राट अशोक का।
आगे देखते हैं। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? जो प्राचीन अशोक का ब्राह्मी लिपि है वो किस स्थान से पता चला है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चला है कि यह अशोक का अभिलेख है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आगे है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ कहाँ है? वर्तमान के वाराणसी में। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे? जो कि अभिलेख अर्थात जिसे शिलालेखों पे, स्तंभ लेखों पे, जो गुफाएं थी उस पर इन्होंने कुछ शासनादेश दिए थे कि जनता को ये करना चाहिए, शासन को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। ये सब आदेश, शासनादेश अशोक के द्वारा जारी किए गए थे। आगे है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ में बताया है जो कि राजस्थान में है। तो ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें पहली बार अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया, जो कि वो मगध के सम्राट बताया। इसकी चर्चा हमें भाब्रू स्तंभ लेख से प्राप्त होती है जो कि राजस्थान में है। आगे है, एक नोट है कि ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कुल मिला के अर्थ यही हुआ, ब्राह्मी लिपि जो कि अशोक द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ी गई? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आगे है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? अशोक के 5वें बृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा मिलती है। आगे है, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? अशोक के जैसे बहुत सारे शिलालेख थे तो उसी में से गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। अर्थात जो भूमि कर होता था उसको जो वसूल करता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे, और जो नालियां प्राचीन काल में होती थी उन्हें सीता कहा जाता था। जोतने पे जो नालियां बनती थी खेतों में उसे सीता कहा जाता था, और जो कर वसूलता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। आगे है, मध्य प्रदेश स्थित रांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप, मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे है, यहाँ एक नोट है, मौर्य राजवंश के शासकों से सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। अर्थात मौर्य साम्राज्य के भारत से बाहर सीरिया और मिस्र के साथ भी राजकीय संबंध है। जैसे वर्तमान में हमारे राजनीतिक संबंध होते हैं ना विदेशी राज्यों के साथ, वैसे ही। आगे है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? एक प्रति प्राप्त हुई है जो कि उत्तराखंड से है। वह है कालसी शिलालेख जो कि उत्तराखंड से प्राप्त हुआ। तो कभी पूछा जाए कालसी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड से। आगे है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका है। यही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन के बारे में वर्णित किया गया है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। आगे देखते हैं, अधिकारी दिया गया है और उनको कौन सा विभाग दिया गया था? जैसे सीता अध्यक्ष जो अधिकारी होता था उन्हें कृषि विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सीता अध्यक्ष को कृषि विभाग का अध्यक्ष बनाया गया।
अकाराध्यक्ष को खानों का अध्यक्ष बनाया गया। जो खनन के खदान होते हैं उनका अध्यक्ष अकाराध्यक्ष को बनाया गया। लक्षणाध्यक्ष कौन होते थे? मुद्रा विभाग के प्रधान अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। मुद्रा विभाग के प्रधान अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष के प्रधान अधिकारी को व्यापारिक कर का प्रधान हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष का अधिकार क्या था कि वो व्यापार जो कर होता था उसका प्रधान था अर्थात प्रमुख हुआ करता था। आगे है मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। और संस्थाध्यक्ष, किसकी बात हो रही है? संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। संस्था व्यापारिक मार्गों का, न कि किसी संस्था का। आगे देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में स्पियोनेज कहते हैं। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है कि एक गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे आज हम देखते हैं ना, हमारी रॉ कंपनी है, आईबी है, जो सीक्रेट जानकारियां रिवील करती है, जैसे गुप्तचर होते हैं, गुप्त संस्थाएं होती है वर्तमान कर रॉ, यही सब। इसकी चर्चा विस्तृत रूप से सबसे पहले अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की, जो कि राजनीति विज्ञान पर आधारित है। राज की शासनाध्यक्ष या शासक प्रशासन के बारे में बताया गया है। आगे है मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन इंडिका में किया गया है, जो कि मेगस्थनीज की पुस्तक है, जिसमें जहाज निर्माण एवं नाविक की गतिविधियों की चर्चा की गई है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म के अनुयायी हो गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। और वो दक्षिण भारत में श्रवणबेल गोला चले गए थे, वहीं अपना प्राण त्याग दिया था संलेखना विधि के द्वारा, जो कि भूख से उपासना करके त्यागा जाता है। आगे अंत में तो याद रखिएगा, अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। और वो दक्षिण भारत में श्रवणबेल गोला चले गए थे। श्रवणबेल गोला, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे है कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य मुख्यतः यही है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। आगे है गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्य वंश के द्वारा स्वायत्तशासी पंचायतों की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, जिसमें एक विकेंद्रीकरण की शासन व्यवस्था अपनाई जाने की शुरुआत हुई। यहाँ पे एक नोट है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। जैसे हम देखते हैं ना, 4 श्रेणियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 7 श्रेणियां हैं, जिसमें व्यापारी है। और वर्ण व्यवस्था तो जो थी उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने और व्यापारियों को भी इसमें कहा कि ये भी भारतीय समाज की एक श्रेणी है, जो कि व्यापारिक श्रेणी मानी गई है। आगे है यहाँ पे दिया है अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। जब अशोक का शासन था तो उनके समकालीन कहाँ शासन व्यवस्था थी? मिस्र की तुर्मे की शासन व्यवस्था थी। ऐसे जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखते हैं ना, अशोक मुख्यतः धनानंद के शासनकाल के समकालीन सिकंदर आए थे, उसी प्रकार अशोक के समय मिस्र में तुर्मे का शासन था। आगे है यहाँ पे एक नोट है, मिस्र के शासक कब से कब तक
288 से 246 ईसा पूर्व तक मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मे कहा जाता था। टॉलमी फिलाडेल्फस को ही तुर्मे नाम से जाना जाता था, जो कि अशोक से राजनीतिक संबंध स्थापित थे। आगे है मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य जिनने मौर्य वंश की स्थापना की, अशोक जो कि बहुत महत्वपूर्ण शासक है मौर्य साम्राज्य के। इन दोनों का एक साथ उल्लेख हमें महाक्षत्रप के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। मुख्यतः यही है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के एक साथ उल्लेख के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे है भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के प्रमुख स्रोत भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि स्वतः दिया जाता, जैसे हम बलि देखते नहीं, वैसे भाग एक कर का हिस्सा हुआ करता था जो कि स्वेच्छा से दिया जाता था भाग। आगे है गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जिसे हम सुदर्शन झील भी कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार क्षेत्र में, वर्तमान के गुजरात में कराया गया था। आगे एक नोट है यहाँ पे, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अशोक की रानी कौरुवाकी दान किया करती थी। हमें यह प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों से। वहाँ पे उल्लिखित है, ये बात चर्चा में है, या चर्चा की गई है इसकी। आगे है कौरुवाकी को इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। जो अशोक की रानी है जिन्होंने दान दिए जाने का उल्लेख है, उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। आगे है प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में पुनर्विवाह की भी चर्चा है, अर्थात अगर किसी पति के द्वारा किसी पत्नी को छोड़ दिया गया है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। इसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो आप याद रखिएगा चाणक्य की है या कौटिल्य की। आगे है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में प्राप्त होता है? कलिंग युद्ध और क्षत्रियों का वर्णन और कलिंग युद्ध की चर्चा हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग कहाँ है? वर्तमान के ओडिशा में। वहां पे ओडिशा का शासन ये था। आगे है अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? अशोक के अभिलेख में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी चर्चा नहीं है, बाकी सभी दक्षिणी राज्यों की चर्चा है। वहाँ पे सातवाहन की चर्चा अशोक के अभिलेख में नहीं है, बाकी चोल, चेर, पांड्य इन सब की चर्चा अशोक के अभिलेखों में है। केवल सातवाहन की नहीं है जो कि आंध्र प्रदेश में पनपा था। आगे है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ थे। जैसे प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसी तरीके से अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ थे। आगे है मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मौर्य काल में जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी हमें रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें जल संसाधन की व्यवस्था की बात की गई है। यह मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन के बारे में प्रश्न है। आगे है अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर अशोक के समकालीन मिस्र का राजा था। जिस प्रकार धनानंद के समकालीन सिकंदर थे, उसी प्रकार अशोक के समकालीन मिस्र के राजा अलेक्जेंडर थे। आगे है
सेलुकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी पुत्री से विवाह करके, उनकी पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी पुत्री से विवाह करके अफगानिस्तान प्राप्त किया था। वह कहाँ का शासक था? सेलुकस निकेटर कहाँ के शासक थे? बेबीलोन के, जो कि सीरिया में है, वर्तमान के सीरिया में बेबीलोन के शासक सेलुकस निकेटर थे, जिनकी पुत्री का नाम कार्नेलिया था। कार्नेलिया से विवाह करके, कार्नेलिया से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और अफगानिस्तान, काबुल, मकरान और वहीं पे लरकाना क्षेत्र था, वो सब प्राप्त किए थे। आगे देखते हैं। अशोक के पश्चात देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने वैसे देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, उनके बाद किसने धारण की थी? दशरथ एक शासक हुए, उन्होंने धारण की थी। आगे है, यहाँ पे अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे अशोक की उपाधियाँ और स्रोत क्या है कि हमें इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई है, हमें कहाँ से पता चलता है यह? अशोक को अशोक कहा गया है, किस स्रोत से पता चलता है कि अशोक नाम है अशोक का? मास्की के लघु शिलालेख से हमें पता चलता है, मास्की अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। देवा नाम प्रियस अशोक राजा किससे पता चलता है हमें? गुर्जरा लघु शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था या प्रियदस था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, देवानाम प्रियदर्शी हमें गुर्जरा शिलालेख से प्राप्त होता है। गुर्जरा भी कर्नाटक में ही है, मास्की भी कर्नाटक में और गुर्जरा भी। अशोक मौर्य जो उपनाम है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि अशोक का एक नाम अशोक मौर्य भी था। प्रियदर्शी राजा, ये देवा नाम प्रियदस है, पियस है, देवा नाम प्रियस है, जो कि गुर्जरा शिलालेख से प्राप्त होता है, लेकिन प्रियदर्शी राजा ये बराबर की गुफा लेख से प्राप्त होता है। वर्तमान के बिहार क्षेत्र में यह पहाड़ी पाई जाती है। आगे है प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से संबंधित थे। आगे है प्रियदर्शी राजा कंधार बृहत शिलालेख से संबंधित थे, जो कि दीपवंश और महावंश का भी चर्चा इसमें किया गया है। तो कंधार से हमें प्रियदर्शी राजा की चर्चा मिलती है, जो कि अशोक का ही एक उपाधि है या अन्य नामों से भी वो जाने जाते थे। अशोक हमें भाब्रू से प्राप्त होता है। आगे है अशोक वर्धन अशोक को कहाँ कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। राजा अशोक को राजा अशोक कौन सी उपाधि कहाँ से मिली है? नेट्टूर शिला लेख से प्राप्त हुई है, नेट्टूर लघु शिला लेख से। नेट्टूर कर्नाटक में है। और अंत में राजा अशोक देवा नाम पिये, ये पूरा नाम अशोक का कहाँ लिखित है? उदगोलम लघु शिलालेख, ये भी कर्नाटक में प्राप्त है। आगे है अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? बिंदुसार के समय बिंदुसार के पुत्र अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है, और यह मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। आगे है अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। उन्होंने कहा अगर किसी के पास बच्चे हैं और पत्नी है तो उनकी व्यवस्था किए बिना, उनके जीवन यापन की व्यवस्था किए बिना कोई भी व्यक्ति अगर भिक्षु बनता है, उस समय बौद्ध धर्म वगैरह हुए थे, तो उन्होंने कहा अगर भिक्षु बनता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चे हैं, पत्नी। तो यह कौटिल्य ने प्रावधान किया था। आगे है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है?
जैसे संस्कृत से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, अर्थात संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है ना, उसी तरीके से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अरमाइक भाषा से। अशोक ने अपने अभिलेखों में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया है? 4। वैसे तो प्राकृतिक भाषा है मुख्यतः, लेकिन लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि। भाषा प्राकृतिक है, प्राकृत, लेकिन लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमेइक और यूनानी। अशोक ने इन 4 लिपियों का प्रयोग अपने अभिलेखों में, शिलालेखों में किया है, लेकिन भाषा प्रकृति का प्रयोग किया है। जैसे हम आज देखते हैं ना कि भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन लिपि देवनागरी है, अर्थात जो छोटा बड़ा लिखा है वो लिपि है, वो देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, लेकिन लिपि का प्रयोग ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी का प्रयोग किया है। आगे है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? सबको पता है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त तभी हुए जब कौटिल्य ने उनको बनाया। कौटिल्य कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने एक छोटे से बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, जो कि एक बहुत बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी कर दी। आगे है, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? जब मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन होने लगा, समाप्त होने लगा, जिसमें बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक थे, तो जब डिक्लाइन होने लगा तो सभी क्षेत्रों पर कंट्रोल करना तो मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि भारत बहुत बड़ा था, भारतवर्ष। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर बैक्टीरिया के शासकों का अधिकार हो गया। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर बैक्टीरिया के शासकों का अधिकार हो गया था मौर्य वंश के अंत में। आगे है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? रूपदर्शक का क्या कार्य था? सिक्कों का परीक्षण करना, सिक्के शुद्ध हैं या नहीं है, या क्या कमियां हैं, इसका परीक्षण करने वाला रूपदर्शक कहलाता था। आगे है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध था, जाना जाता था, कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार अशोक के पिता थे, उन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था, अर्थात वो मित्रों के साथ विश्वासघात कर गए थे, इसलिए उन्हें अमित्रघात कहा जाता था। यहाँ पे मौर्य काल की मुद्राओं की चर्चा है। जैसे मौर्य काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे नोट है कि चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे, पड़, अर्धपड़, पाद और अष्टभाग। वहीं तांबे के सिक्कों के भी 4 प्रकार थे, मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी। मौर्य काल के सिक्के हैं, आप इसको याद रखिएगा, चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। यहाँ पे एक नोट है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक लेक्चर था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य से एक न एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।